नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका। बुलेटिन में रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोकसभा की 3 और अलग अलग राज्यों की 29 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों में पार्टी के प्रदर्शन पर जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकारें देश के हर वर्ग के जीवन स्तर को ऊपर उठाने और उनके समग्र विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है। हालांकि उन्होंने पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के नतीजों पर चुप्पी साधना बेहतर समझा और इन तीनों राज्यों में उपचुनावों में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया और एनडीए ने असम, बिहार और मध्य प्रदेश में प्रभावी जीत दर्ज की, जबकि कर्नाटक में उसका प्रदर्शन मिला जुला रहा। और वहीं नड्डा ने कहा कि लोकसभा और विधानसभा उपचुनावों में बीजेपी और एनडीए को मिली जीत के लिए कार्यकर्ताओं का अभिनंदन और जनता का आभार व्यक्त करता हूं। और पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकारें अंत्योदय का मूल मंत्र लेकर जन सामान्य के समग्र विकास निरंतर प्रतिबद्ध है। और ड्यूटी में लापरवाही बरतना जिले के एक अधिकारी को भारी पड़ गया और मामले में कथित जांच कमेटी की रिपोर्ट में आरोप सही पाए जाने के बाद अधिकारी को निलंबित कर दिया गया। और प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार जिले में सहकारी विभाग में डीआर भूपेंद्र सिंह को मंगलवार को सस्पेंड कर दिया गया और डीआर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र बुधनी के अंतर्गत आने वाले नसरुल्लागंज के घोघरा जलाशय मामले में लापरवाही बरतने का आरोप है। और वहीं बताया जा रहा है कि डीआर ने इस मामले में अनेक लापरवाही और अनियमितताएं की थी, जिसकी शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों को भी की गई थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया और मामला मुख्यमंत्री तक भी पहुंच गया था। और सूत्रों के मुताबिक जलाशय की समिति का निर्वाचन होना था, जिसमें अनुसूचित जनजाति के लोगों को बिना सूचना के डीआर द्वारा चुनाव कराए जा रहे थे और सूचना नहीं मिलने के कारण आदिवासी चाहते थे कि चुनाव स्थगित होकर बाद में हो या उन्हें सूचना मिल जाए उसके बाद चुनाव हो। और क्षेत्र के आदिवासियों ने जिले के अधिकारियों से भी इस बारे में निवेदन किया, लेकिन किसी अधिकारी की भी डीआर ने नहीं सुनी। वहीं भोपाल के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी डीआर को आदिवासियों के हित में कार्य करने के लिए कहा तो उन्होंने उसे भी नज़रअंदाज कर दिया। और चर्चा ये भी है कि डीआर भूपेंद्र सिंह ने एक अधिकारी को उल्टा जवाब भी दिया था, जिसके बाद वरिष्ठ अधिकारी काफ़ी नाराज बताए जा रहे थे और जांच रिपोर्ट में भी डीआर के खिलाफ सभी आरोप साबित हो गए और इसके बाद कार्रवाई करते हुए डीआर भूपेंद्र सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। और कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने मामले को लेकर कहा कि ये सही है कि डीआर को निलंबित किया गया और ठाकुर ने बताया कि मछुआरा समिति के चुनाव में संबंधित मामले में शासन की तरफ से कार्रवाई की गई है। वहीं दीपावली के अवसर पर बद्रीनाथ धाम में विशेष तैयारियां की जा रही और भगवान बद्रीनाथ जी के मंदिर को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया और खूबसूरत फूलों से सजे मंदिर की सुंदरता देखते ही बन रही है। और मंदिर को करीब 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया और दिवाली के अवसर पर बद्रीनाथ मंदिर में भगवान कुबेर और माँ लक्ष्मी का विशेष पूजा अर्चना की जाती है। और वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड में स्थित चारों धामों में रोजाना हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे और हाल ही में राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी यहां दर्शन के लिए आए थे और विभिन्न पूजा में शामिल होकर सीएम पुष्कर सिंह धामी वापस लौट गए थे। और वहीं आपको बता दें कि शीतकाल के लिए बद्रीनाथ धाम के कपाट 20 नवंबर को शाम 6:45 पर बंद कर दिए जाएंगे और दशहरा के दिन बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तारीख का ऐलान किया गया था। और वहीं केदारनाथ मंदिर के कपाट भैया दूज के अवसर पर 6 नवंबर को बंद कर दिए जाएंगे और यमुनोत्री धाम के कपाट को भी 6 नवंबर को बंद कर दिया जाएगा। और इसके अलावा गंगोत्री धाम के कपाट को गोवर्धन पूजा के मौके पर 5 नवंबर को बंद कर दिया जाएगा। देश के 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली में लोकसभा की 3 और विधानसभा की 29 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे कल सामने आए और इनमें राजस्थान की 2 विधानसभा सीट धरियावाद और वल्लभ नगर सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की और ये रिजल्ट बीजेपी के लिए आने वाले चुनावों में परेशानी का सबब बन सकते हैं।
और ऐसा माना जा रहा था कि पार्टी प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की लीडरशिप से अलग नए नेतृत्व पर विचार कर सकते हैं और ऐसे में ये नतीजे पार्टी के लिए चिंताजनक है। और धरियावद में कांग्रेस को बड़ी जीत हासिल हुई और इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी नागराज मीणा को कुल 18,747 वोटों से जीत मिली और यहाँ बीजेपी तीसरे नंबर पर है और कांग्रेस के नागराज मीणा के बाद सबसे ज़्यादा वोट यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी तावरचंद मीणा को मिले और उन्हें इस चुनाव में बीटीपी का समर्थन भी मिला हुआ था। और धरियावद के अलावा वल्लभ नगर में भी कांग्रेस का जादू चलता नजर आया और इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी प्रीति शेखावत ने करीब 20,000 वोटों से जीत हासिल की और उन्हें यहां अपने पति और पूर्व विधायक गजेंद्र सिंह शेखावत से भी बड़ी विजय मिली है। और इस सीट पर सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि बीजेपी यहां चौथे नंबर की पार्टी बनकर रह गए और प्रीति शेखावत के बाद सबसे ज़्यादा वोट आरएलपी के उदयलाल ढांगी को मिले और राज्य की धरियावद विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की और ये सीट कांग्रेस ने बीजेपी से छीनी और 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में धरियावद सीट बीजेपी के गौतम लाल मीणा ने जीती थी। और G20 शिखर सम्मेलन और COP 26 में भाग लेकर देश लौटने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी आज करीब दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कम कोरोना वायरस टीकाकरण कवरेज वाले जिलों के जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और इस बैठक में कोविड के टीकों की पहली खुराक के 50% से कम कवरेज और दूसरी खुराक के कम कवरेज वाले जिले शामिल होंगे। और प्रधानमंत्री झारखंड, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय और अन्य राज्यों के कम टीकाकरण कवरेज वाले 40 से ज़्यादा जिलों के जिलाधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे और इस मौके पर इन राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। और इस बैठक में उन जिलों को शामिल किया है जहां टीकों की पहली खुराक देने की दर 50% से भी कम और दूसरी खुराक देने की दर बहुत कम है। और देश में मंगलवार तक कोविड-19 रोधी टीकों की 107 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी है। और वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि मंगलवार को शाम तक लगभग 3,38,574 खुराक दी गई। और वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सोमवार को कहा था कि भारत की 78% आबादी को कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक जबकि 38% को दोनों खुराक दी जा चुकी है। और वहीं मंत्रालय ने रेखांकित किया कि देश में सबसे कमजोर जनसंख्या समूह को कोविड-19 से बचाने के उपकरण के रूप में टीकाकरण कवायद की नियमित रूप से समीक्षा और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जा रही। और वहीं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस की सदस्यता से अपना इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेज दिया। और अमरिंदर सिंह ने पंजाब लोक कांग्रेस नाम से नई पार्टी बनाई है और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर चिंता जताई और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने नवजोत सिंह सिद्धू को संरक्षण दिया और कांग्रेस को एक दिन पछताना पड़ेगा। और इधर पंजाब के मंत्री राजकुमार वेरका ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी प्रेम में कैप्टन पंजाब के विरोधियों से हाथ मिला रहे और जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। और कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे और नई पार्टी बनाने के ऐलान से पंजाब कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है और पार्टी नेताओं के टूटने के डर से देर रात तक कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक चली और राज्य के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू और हरीश चौधरी समेत तमाम नेता इस बैठक में शामिल हुए। और कांग्रेस से इस्तीफा देने से कुछ दिन पहले ही सिंह ने उन अटकलों को खारिज किया था जिसमें कहा जा रहा था कि उन्हें मनाने के लिए कांग्रेस के साथ पिछले दरवाजे से उनकी बातचीत चल रही है। और अमरिंदर सिंह ने 7 पन्ने के त्यागपत्र में गांधी परिवार की आलोचना की और कहा कि उन्हें राज्य की सरकार से हटाने के लिए साजिश रची गई। और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे पत्र में सिंह ने मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी उपलब्धियां भी गिनवाई और उन्होंने कांग्रेस की पंजाब इकाई के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत पर भी निशाना साधा।
उन्होंने कहा कि सिद्धू की इतनी ही उपलब्धि थी कि वो मुझे और मेरी सरकार को नियमित रूप से अपशब्द कहते थे। मैं उनके पिता की उम्र का हूं, लेकिन फिर भी निजी और सार्वजनिक रूप से मेरे विरुद्ध भद्दी भाषा का प्रयोग करते रहे। अमरिंदर सिंह ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पर भी सिद्धू को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश की सरकार दीपोत्सव पर अयोध्या में 12 लाख दिए जलाएगी और इन 12 लाख दिए में 9 लाख सरयू नदी के तट पर राम की पैड़ी में जलाए जाएंगे और वहीं 3 लाख दिए अयोध्या के मठ मंदिरों में जलाए जाएंगे और ये सभी दिए शाम 6 बजे से जलाए जाएंगे। और 12 लाख दिए के साथ ही योगी सरकार अयोध्या में दिए जलाने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देगी। और इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भी शामिल होंगे और इस दौरान सीएम योगी सरयू आरती भी करेंगे। और वहीं आपको बता दें कि पिछले साल योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दीपोत्सव पर 6 लाख से अधिक दिए जलाए थे और सरकार के मुताबिक सोमवार से शुरू होकर 5 दिनों तक चलने वाले समारोह के दौरान रामलीलाओं का मंचन, 3D होलोग्राफिक प्रदर्शन, लेजर शो और आतिशबाजी भी होगी। वहीं आपको बता दें कि पिछले साल योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दीपोत्सव पर 6 लाख से अधिक दिए जलाए थे और सरकार की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार से रामलीलाओं का मंचन किया जा रहा है। इसके अलावा 3D होलोग्राफिक और लेजर शो और आतिशबाजी भी की जाएगी। अयोध्या में रामलीला का मंचन करने के लिए श्रीलंका से एक सांस्कृतिक टीम को बुलाया गया और नेपाल के जनकपुर से आई टीम सोमवार को रामलीला का मंचन करेगी। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर, गुजरात, असम, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल से आई टीमें 5 दिनों तक चलने वाले समारोह के दौरान इसका मंचन करेगी।